हेलो जी, जय श्री कृष्ण। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हर हर महादेव। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आज तो मैं भी लाइव अटेंड करने आ ही गया मुझे मालूम है यार, आप लोग के उधर वो लगा हुआ है ना, लाइक वो किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा अभी वो परचम परचम चल रहा है ना। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, नेमिका, आशुतोष, इश्का। ऑडिबल? गुड। महक जी, सत श्री अकाल। यस सर, ऑडिबल, थैंक यू। दर्शन जैन, जय जिनेन्द्र दादा। विदित, महक बर्मन, इश्का, गिरीश महाले, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। गिरीश भाई, दिलीप भाई, जय श्री कृष्णा। स्नेहा, हेलो स्नेहा, हाउ आर यू? गुड इवनिंग अभिलाष। शुरू करें या इंतजार करें? खत्म करें, आज शुरू क्या करना है? जय जिनेन्द्र, गुड इवनिंग। अरे शुरू करें कि खत्म करें आज? 4 मिनट इंतजार करेंगे अपन, 4:20 पे अपन लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? एंड करते हैं, हाँ जी, खत्म करते हैं यार, बहुत हो गया फहमा फहमा। भाई आ गए हमको नंबर जितने आने थे यार, अब क्या है? कल कर लिया जितना करना था। जी सर। अच्छा, जब तक अपने पास 4 मिनट का समय है तो मुझे एक बात बताओ, अपन लोग बात करते हैं थोड़ी सी कि आप लोगों ने वो किया क्या, लाइक क्वेश्चंस किए थे जो मैंने आपको बोला था कि यार आपको करना है? कितने लोगों ने किए? थम्स अप देना। जितने लोग ने कल क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन ही बोले थे मैंने कि आपको कॉपी पेस्ट मारना है, तो कितने लोग किए हैं? थम्स अप दीजिएगा प्लीज। हाँ, स्माइलिंग बुद्धा, हेलो। फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम गुड स्नेहा। दर्शन जी, अध्ययन कुमार, ओके जी, थैंक यू। अनीश, यस सर, कंप्लीट, बहुत बढ़िया है सर। फेमा तो बहुत ही इजी है। अरे बहुत ज्यादा इजी है, मैं तो डे वन पे बोला था, एवं ही हवा बना रखा है लोगों ने। इजी पता है दिलीप, आपने बनाया, आपने ध्यान से नहीं सुना होता ना तो तोते उड़ जाते, क्योंकि डेफिनेशन ही इसकी इतनी भारी थी कि पहले दिन दूसरे दिन कितनी कठिनाइयों का सामना। किसी चैप्टर में आप इतने कंफ्यूज नहीं होंगे जो पहले और दूसरे दिन हुए थे इसमें डेफिनेशंस में। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे, आपने मेहनत किया और अब ये इजी हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी चीज टफ तब होती है जब हम इजी पड़ जाता है, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं। हमें टफ पड़ जाना, हमें इतनी मेहनत कर देनी है उसके ऊपर कि अपने आप वो सामने वाला नतमस्तक होकर बोले कि मैं तो आपकी दासी हूँ। तो फेमा को अब दासी बना लो। दासी इजी होती है, इजी दासी हो गई वो। स्मॉल चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर यार, वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी इजी, डैम इजी। अरे वाह, बहुत बढ़िया स्माइलिंग बुद्धा। नोट्स अच्छे लगे आपको, थैंक यू। नोट्स यार ये देख, चलो खैर छोड़ो। तो अब हमें, अरे डिमू आ जाओ, डिम्मा। यस, लाइक कर दो गाइस, सब अटेंडेंस लगाओ, हाँ लाइक मार के, लाइक मार के अटेंडेंस लगा दो जी। 19-18 हो गए, 2 मिनट और हैं, 2 मिनट और जो बात करनी है कर लो। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो साझा कर लो मेरे से। उसके बाद फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा, क्योंकि फिर और भी वो करना है ना अपन को। आगे बढ़ना है अपन को अब। राधे राधे, राधे राधे डिम्मी। सौंदर्य जी, गुड इवनिंग। चलो 19 हो गए, सिर्फ 1 मिनट और है। मैं पानी की बोतल लेकर आ रहा हूँ, इतनी 1 मिनट क्या, ये सामने पड़ी है, वो लेकर इधर आ रहा हूँ और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
अभिलाष, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और जनरल क्लॉजेस भी कुछ तगड़ा है मुझे, वो भी अच्छे से चलो जी। हेलो, हाँ जी, जय श्री कृष्ण। सो जय श्री कृष्णा जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अभिलाष, इंटरप्रिटेशन और स्टैचूज एंड जनरल क्लॉजेज भी कुछ थकड़ा है मुझे, थकड़ा थकड़ा है मुझे, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाओ। यस सर, अभिलाष सर ऐसे करेंगे अच्छे तरीके से। एक बात बताओ, कौन सी चीज़ नहीं ली अपन ने? अपन सब चीज़ एकदम ऐसे ले रहे हैं, एकदम सुपर से भी ऊपर। मेहनत कर रहे हैं जी, आपके साथ, आपके लिए, आपके साथ, फॉर द पब्लिक, टू द पब्लिक। चलो शुरू करें, स्टार्ट करना है जी। चेतक गाओ सर, चेतक चेतक। अध्ययन, फॉरेन कंपनी फेमा 1999 का चैप्टर जब ऐड हुआ था न्यू सिलेबस में तब हार्ड लग रहा था, बट आफ्टर योर टीचिंग टेक्निक्स बोथ आर इजी नाउ टू मी। थैंक यू सो मच अध्ययन, थैंक यू सो मच। इजी ही थे, सीए फाइनल भी पूरा इजी है, बहुत ज़्यादा टुच्चा है। सीए बनना दुनिया का सबसे आसान काम है, बस आपको टफ होना पड़ेगा। आप टफ हो जाओ, सीए आसान है। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट अंगूठा दे दो फटाफट। अच्छा अब सुनो बात, बात सुनो। अच्छा एक बात मैं आपसे कहूंगा, और वो बात कहने के बाद आप ऐसा ना हो कि आप ध्यान ना दें। ध्यान देंगे आप? हम लोग पढ़ रहे हैं फेमा। चलो बात मैं आपसे बाद में कहूंगा, स्टार्ट करते हैं अभी। फेमा यहां से करेंगे। अरे बाप रे, अगर आज पेन नहीं चला तो मर जाएंगे, आज पेन नहीं चला तो मर जाएंगे भाई। फेमा, क्योंकि आज पूरा लिखवाने वाला हूं मैं। फेमा नहीं कहो सर, हाँ नहीं कह रहा हूं, नहीं तो करो कह रहा हूं। यस सर, लेट्स स्टार्ट, चलो। नहीं ध्यान देंगे, हाँ नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा सुनो, अब मुझे किसी तरह का कोई आपकी साइड से ना कमेंट वगैरह, कमेंट मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, किसी तरह की कोई चैट के अंदर कोई भी बातचीत नजर ना आए। सिर्फ मैं आपसे बात करूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बस सुन लो, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा बस सुन लो ध्यान से। फेमा जो है, फेमा का हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के, करंट, जय सियाराम रितेश जी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के हमने, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के हमने 3 शेड्यूल्स देखे थे। शेड्यूल 1 वो क्या था? प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन था। शेड्यूल 2 वो था सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 का पार्ट 1, पार्ट 1 क्या था? आरबीआई के अप्रूवल से कर लो, अगर आप क्या हो, पर्सन इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल हो। लेकिन अगर आप शेड्यूल 3 में, एक शेड्यूल मतलब शेड्यूल 3 अपने आप के 2 पार्ट्स हैं, जिसका एक पार्ट हमने कल कर लिया था, एक पार्ट बाकी है। और एक पार्ट क्या बोल रहा है? पहले पार्ट में तो इंडिविजुअल था कि भाई अगर आप अपना इलाज कराने जाते हो, या फिर स्टडीज के लिए अब्रोड जाते हो, या फिर फॉरेन ट्रेवल के लिए जाते हो, या फिर बिजनेस ट्रिप पे जाते हो, मतलब आपको 2.5 लाख US डॉलर तक आपको आरबीआई से परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में आप पे लिबरलाइजेशन स्कीम थी, और उसमें 3 केसेस में थी। एक तो क्या था, जो वो होता है, क्या होता है यार वो, ई से, रुको, एमिग्रेशन, एमिग्रेशन, अब्रोड स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर, तो उसमें आपको फेमा की लिबरलाइजेशन स्कीम थी, तो उसके अंदर आपको माफ कर दिया गया था। मतलब जितना मर्जी लेके जाओ, लेकिन हाँ हिसाब दे दो, यानी कि सूचना दे दो, एक इन्फॉर्म कर दो, रिपोर्ट कर दो। चलो ये कहानी हो गई थी। इसके बाद फिर
आरबीआई के अप्रूवल को लेकर शेड्यूल 3 में पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 किसके लिए? अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए, अदर देन इंडिविजुअल्स। और अच्छी चीज यह है इसमें सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन है, इंडिविजुअल्स। अच्छी चीज यह है इसमें सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन हैं, ओनली 4 ट्रांजैक्शन। तो वो 4 ट्रांजैक्शन में यहां पर लिख रहा हूं और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको साथ साथ करना है, लिखना है। ठीक है, बस पेन चलता रहे, अच्छे से ध्यान से सुनना। अदर देन, मैं आपको फिर से बता दूं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, देखो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 के अंदर हमने शेड्यूल 1 देखा था, उसमें प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन से। शेड्यूल 2 देखा था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से थे। शेड्यूल 3 दो पार्ट्स में है, जिसमें एक पार्ट था इंडिविजुअल का, कि आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर 2.5 लाख यूएस डॉलर के ऊपर आप खर्चा करना चाहते हो देश के बाहर, तो वो इंडिविजुअल्स के लिए था। और अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए 4 ट्रांजैक्शन अलग से देके रखे हैं। आरबीआई के अप्रूवल वाला ही है शेड्यूल 3 का, मतलब आरबीआई की अप्रूवल, लेकिन उसका सेकंड पार्ट क्या है? अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए। उसमें कुल 4 या 5 ट्रांजैक्शन है। पहला ट्रांजैक्शन लिखे, मैं सब मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ लिख लेंगे। डोनेशन, donation to reputed donation to reputed educational institution and technical institutions। आपने एजुकेशन, आप क्या हो, कोई कंपनी हो, आप कोई एलएलपी हो, अदर देन इंडिविजुअल आप कुछ भी हो, और आप क्या कर रहे हो कि रेप्यूटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए चेयर यानी कि सीट्स की व्यवस्था कर रहे हो, या उनको डोनेशन दे रहे हो, कि या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनको आप डोनेशन दे रहे हो, तो डोनेशन कितना, मैक्सिमम कितना अलाउड है और किसके ऊपर आपको आरबीआई का परमिशन चाहिए। तो एक्सीडिंग 1% यानी कि 1% तक अलाउ है, एक्सीडिंग 1% ऑफ, साथ साथ लिख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं, फॉरेन अर्निंग, फॉरेन अर्निंग्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 years और 50 लाख यूएस डॉलर विच एवर इज लेस, 50 लाख यूएस डॉलर विच एवर इज लेस। पहला ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू। ट्रांजैक्शन नंबर 2, कमीशन दे रहे हैं अपन एजेंट को। भाई मान लो कि विदेश में अपने पास क्या है, विदेश में अपने पास प्लॉट है, घर है, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स को हम बेचना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर, मोनिका अग्रवाल। गाइस, प्रणव सर के लेक्चर्स कब स्टार्ट होंगे? मोनिका, यहाँ पर अभी ये बात करने की जरूरत है क्या? मोनिका अभी क्या कर रही हो तुम यार? ये क्लास के बाद भी तो कर सकते हैं ना ये बात। बताओ गाइस, इसको बताओ। अरे गाइस, सबको लिंक एक साथ आता है तो तुमको भी आता है गाइस, तो वहां से पता चल जाएगा ना गाइस। डोनेशन टू रेप्यूटेड ये हो गया था। सेकंड कह रहा है कि भाई जैसे मान लो कि विदेश में क्या है, आपका कोई फ्लैट है, आपका कोई लैंड का टुकड़ा है, प्लॉट है, और आप उसे बेचना चाहते हो, तो बेचो। लेकिन आप यहां बैठकर नहीं बेच पा रहे हो, तो वहां पे एजेंट को आपने बोल दिया, तो एजेंट को फिर कमीशन देना पड़ेगा। तो वो कमीशन किस सीमा तक आप फ्री में दे सकते हो? फ्री में मतलब विदाउट अप्रूवल दे सकते हो। तो एक लिमिट बता दी कि 25,000 यूएस डॉलर तक, या 5% ऑफ टोटल सेल्स, जितने का माल उसने बेचा एजेंट ने उसका 5%, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। कोई बात नहीं मोनिका, इट्स ओके। ठीक है, देखो, कमीशन टू एजेंट साथ साथ लिख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं। कमीशन टू एजेंट, अरे यार, कमीशन टू एजेंट, ईच ट्रांजैक्शन कितना?
सेल किस चीज पर? सेल ऑफ फ्लैट या प्लॉट्स। फिगर क्या है? एक्सीडिंग $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। whichever is higher। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, उससे ज्यादा अगर आप करना चाहते हो तो फिर आरबीआई की अप्रूवल ले लो। पहला ट्रांजैक्शन क्या है भाई? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अदर देन इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को, अदर देन इंडिविजुअल पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, जैसे यहाँ की कंपनी हो गई या कोई भी हो गया यार, ठीक है। तो उस सूरत में सबसे पहला ट्रांजैक्शन है डोनेशन। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को अपन दे रहे हैं 1% ऑफ फॉरेन अर्निंग, ठीक, पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे उसका 1%, या फिर 50 लाख यूएस डॉलर, दोनों में से जो भी कम हो। उससे ज्यादा अगर आपने किया तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। अगर हमारे घर प्लॉट वगैरह कुछ देश के बाहर है और हम उसे बिकवाना चाहते हैं तो 25,000 यूएस डॉलर एजेंट को अपन दे सकते हैं, या फिर 5% ऑफ रेमिटेंस, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। उससे ऊपर अगर दे रहे हो आप तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नंबर 3, इंफ्रा प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी। आप ले रहे हो कंसल्टेंसी, आप ले रहे हो अब्रोड से कंसल्टेंसी, किस लिए? किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, वो मैंने बताया था ना कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी जापान के पास है, तो हमने बोला कि समुद्र के ऊपर आपको एक लंबा सा ब्रिज बनाना है जो सालों साल चले, ये वो कोई नई टेक्निक हो, जब मर्जी बंद हो जाए जब मर्जी खुल जाए, नौटंकियां तमाम हो। अगर कोई वो प्रोजेक्ट इंफ्रा है तो लॉ कहता है 1 करोड़ यूएस डॉलर तक कंसल्टेंसी के लिए आप दे रहे हो, आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं 1 करोड़ से ऊपर। और अदर देन इंफ्रा है तो, अदर देन इंफ्रा है तो 10 लाख यूएस डॉलर। ये इनकी सीमा बता दी। ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 4, इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया। भाई आपने क्या किया है कि भाई रीइंबर्समेंट, यहां लिखो सीधा रीइंबर्समेंट। किस लिए अपन खर्च कर रहे हैं? रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो ये क्या बोल रहा है? 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट ब्रॉट, और 1 लाख यूएस डॉलर विच एवर इज हायर, 1 लाख यूएसडी विच एवर इज हायर। ये हो गया जी आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन खत्म। एक छोटी सी बात और है इसमें, बाकी ये जैसे ही आप लोग लिख लेंगे आप अंगूठा दे देंगे। इनवर्ड रेमिटेंस का मीनिंग बता दो। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब होता है पैसा भारत में लेकर आना, और आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा भारत के बाहर ले जाना। रेमिट करना मतलब पैसा बाहर पहुंचाना। अब इनवर्ड लिख दिया तो भारत में ला रहे हैं, और आउटवर्ड लिख रहे हैं तो भारत के बाहर ले जा रहे हैं। कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ रेमिटेंस लिख रहे हैं तो भी भारत के बाहर जा रहा है। तो इनवर्ड शब्द से क्या होता है? अपने पास आ रहा होता है। ये 4 क्या हैं? ऐसे ट्रांजैक्शन है जो अदर देन इंडिविजुअल आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। नंबर 1, डोनेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नंबर 2, कमीशन टू एजेंट, सेल ऑफ फ्लैट और प्लॉट, 25,000 यूएस डॉलर और 5% जो भी कमीशन बनता है, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। नंबर 3, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के लिए अगर अपन क्या अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी ले रहे हैं विदेश से, तो अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ रुपए
रुपए नहीं यार, 1 करोड़ यूएस डॉलर तक आरबीआई का अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और है तो 10 लाख तक। और उसके बाद आखिरी की रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन, तो उसके लिए 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर। ये 4 ट्रांजेक्शन अगर खत्म होते हैं तो ये शेड्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात इन्होंने एड ऑन कर दी। वो एड ऑन क्या है कि 2 तरह के अकाउंट होते हैं, ध्यान से सुनना भाई। जैसे क्या होता है कि आप एक यूट्यूबर हैं, आप क्या हैं, एक यूट्यूबर है, या आप कुछ छोटे मोटे काम करते हैं, इंडिविजुअल है, कहने का मतलब आप क्या है, एक इंडिविजुअल, छोटे मोटे काम करो या बड़े बड़े काम करो। तो आप क्या करते हो कि विदेश से मतलब आपका लेन देन विदेश से चलता रहता है। मान लो आप धंधेबाज हैं, धंधेबाज मतलब आप चाइना से माल लाते हैं, यहां पर होलसेल करते हैं, यहां बिक जाता है, फिर चाइना से जाते हैं, यानी कि आपको फॉरेन करेंसी तो लगती है। तो लॉ ने आपको बोला एक काम कर, तू इतना, जब तेरा इतना लेन देन होता है तो तू एक खाता खुलवा ले, और वो खाता क्या है, आरएफसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये फॉरेन करेंसी, अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आपको आरएफसी खुलवाना होता है, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। और अगर अपन रेसिडेंट नहीं है तो अपन को ईईएफसी अकाउंट खुलवाना होता है। इसका जादू देखना, जादू है इसमें एक। रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, इसको बोलते हैं एक्सचेंज अर्नर्स, एक्सचेंज अर्नर्स एफसी अकाउंट। एक होता है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, एक होता है जैसे मान लो मैं यूट्यूब में कंटेंट्स बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं छोटी छोटी खबरें लेता हूँ और उसके ऊपर मीम्स बनाता हूँ, और मीम्स बना बना के फिर मैंने, अब जैसे भुवन बम ये वो जो ये कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं, टाइम पास करते हैं जो यूट्यूब पे, तो इनको यूट्यूब से अपन बोलते हैं ना बहुत सारी आमदनी होती है। अब बहुत सारी आमदनी होती है तो आमदनी तो यूएस डॉलर में होती है, डॉलर में होती है। तो डॉलर जब इनके पास आता है तो इनको एक खाता खुलवा लेते हैं ये लोग, आरएफसी, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो जब ये आरएफसी अकाउंट खुलवा लेते हैं तो इनको तब आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती है। ऐसे ही आरएफसी अकाउंट नहीं खुलता, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लगते हैं। यानी कि अब सरकार की नजर में खाता है आपका कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। यानी कि अब अगर आप शेड्यूल 3, शेड्यूल 2 का कोई ट्रांजैक्शन करते हो, या फिर शेड्यूल 3 का कोई ट्रांजैक्शन करते हो, शेड्यूल 2 का ट्रांजैक्शन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल वाला कोई ट्रांजैक्शन करते हो, अप्रूवल वाला, या फिर आप आरबीआई का अप्रूवल वाला कोई ट्रांजैक्शन करते हो। अब सरकार का यह कहना है कि जब आरएफसी अकाउंट सरकार की बिल्कुल नजर में है कि इसके पास पैसा आ रहा है जा रहा है, यानी कि सरकार की नजर में है कितना डॉलर आ रहा है कितना डॉलर जा रहा है, यानी कि आप जनरली लेन देन किया करते हो, तो जब सरकार की नजर में है तो फिर अप्रूवल्स की जरूरत नहीं होगी। अगर आरएफसी अकाउंट से पेमेंट वगैरह अपन कर रहे हैं तो ये 2.5 लाख वाली लिमिट भी नहीं लगेगी आप पे, पूरा शेड्यूल 3 फ्री, पूरा शेड्यूल 2 फ्री, यानी कि अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि आपका जवाब क्या होता, अगर आरएफसी या ईईएफसी अकाउंट से पेमेंट किया है या अकाउंट से डील किया है, ये ट्रांजैक्शन आरएफसी अकाउंट से ये किया है, ये ट्रांजैक्शन ईईएफसी अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में जो अप्रूवल चाहिए, जो अप्रूवल चाहिए आरबीआई की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो लॉ कहता है कि तुम पर तो हमारी वैसे ही नजर है, अप्रूवल तो अपने आप हो जाती है। बात समझ में आ रही है? सरकार के पास ही खाता खुलाया है इन्होंने, सरकार को ही सारे कागज देते हैं। जब जब जो जो ट्रांजैक्शन करना होता है, आरएफसी और ईईएफसी की गाइडलाइन ये कहती है कि आपको सरकार से एक बार, सरकार को एक डॉक्यूमेंट जमा करना है फिर ट्रांजैक्शन करना है। तो डॉक्यूमेंट जमा करना है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रूवल तो मिली गई आपको, सरकार के पास सूचना जानी चाहिए, सरकार के पास सूचना पहुंच गई है। तो फिर शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 या सेंट्रल गवर्नमेंट ये सीजी का अप्रूवल वगैरह, ईईएफसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट या आरएफसी अकाउंट। तो
भाई जो बंदा मान लो कि कोई एक कंपनी है जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है, तो फॉरेन करेंसी लेकर भी आती है और फॉरेन करेंसी लेकर भी जाती है एक खाते के अंदर। कौन से खाते के थ्रू ये इनका डीलिंग चलता है? वो खाता है इनका ईईएफसी अकाउंट। अब अगर ये ईईएफसी अकाउंट से, अगर अब ये ईईएफसी अकाउंट से शेड्यूल 2 वाला कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए थी पर इनको जरूरत नहीं है, अगर आप शेड्यूल 3 वाला कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें आरबीआई की अप्रूवल चाहिए थी, यानी कि ये ईईएफसी में कौन से, यहां पर ये 4 ट्रांजेक्शन ईईएफसी वाले हो जाएंगे। अरे भाई ये इंडिविजुअल्स है आरएफसी, और ये अदर देन इंडिविजुअल है ईईएफसी। तो आरएफसी में तो वो सब फॉरेन ट्रेवल ये वो सब होगा, और ईईएफसी में ये 4 ऊपर वाले ट्रांजेक्शंस होंगे क्योंकि ये अदर देन इंडिविजुअल्स हैं। ये अदर बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आप फ्लैट वगैरह ये वो सब सेल आउट करते हो और कमीशन देते हो और आरबीआई की अप्रूवल जो चाहिए थी अब आपको जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आती है? ईईएफसी और आरएफसी जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है, ये अकाउंट खोलने से बेनिफिट होता है। यस yes? तो अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि आपका जवाब क्या होता अगर आरएफसी से पेमेंट हुई, तो आरएफसी या ईईएफसी का जिक्र अगर कहीं आ जाए तो अप्रूवल नहीं देनी है, ये ध्यान रखना है। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? अंगूठा दे दो। ईईएफसी में 3 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें फिर भी अप्रूवल लेनी है, लेकिन सिर्फ 3 है। एक तो अपना पी एंड आई क्लब वाला, प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस वाला, इंडेमनिटी क्लब वाला। दूसरा फ्लैट एजेंट कमीशन वाला। और तीसरा प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के रीइंबर्समेंट वाला। लॉ कह रहा है कि चाहे ईईएफसी से आप खर्चा कर रहे हो, चाहे ईईएफसी से खर्चा कर रहे हो, इन तीनों के लिए बस अप्रूवल ले लेना जिस जिसकी चाहिए। जैसे ये पी एंड आई वाला सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है और ये दोनों आरबीआई वाले हैं, तो यहां पर आरबीआई की अप्रूवल चाहिए और यहां पर सीजी की अप्रूवल चाहिए। लेकिन वो जो लंबी चौड़ी लिस्ट थी उससे बोल दिया कि अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर ईईएफसी या फिर आरएफसी से आपको पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर इतना समझ में आता है तो अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपका खत्म होता है। अगर इतना समझ में आता है तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपका जो है वो खत्म होता है। ओके, आपको लिखना है ओके, तो आपके ओके से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और यहां तक आपको नोट्स भी दे रखे हैं, यहां तक आपको नोट्स भी दे रखे हैं। यार ये ऐड मैं रोक सकता हूं क्या? कोई मुझे सिखाएगा यहाँ से? ऐड बहुत बच्चे बोलते हैं ऐड आती है। सर कैन यू प्लीज रिवाइज द एंटायर थिंग? यस बिल्कुल। एंटायर थिंग से क्या मतलब है आपका? एंटायर में तो पूरा टायर आ जाएगा भाई। एंटायर थिंग में मैं फॉरेन करेंसी अकाउंट एक बार फिर से बता देता हूं। वैसे यार आप इसको बैक करके भी तो देख सकते हो। फॉरेन करेंसी अकाउंट अगर आपने खुलवाया है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आरएफसी हो, तो आपको शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 वाली परमिशंस नहीं लेनी है। सेम इन ईईएफसी अकाउंट, ईईएफसी अकाउंट में भी आपको परमिशन नहीं। जो आपने आज सिखाया बहुत बढ़िया बेटा, ये मैं एंटायर थिंग ले लूंगा इसके बाद। किसके बाद? जब चैप्टर खत्म होगा ना उसके बाद। अभी नहीं ले पाऊंगा यार, अभी बेचारे जो लोग बैठे हैं पहले से, आप लेट आए हो तो फिर वो बेचारे, वो मेरे को कैसे किस नज़र से देखेंगे आप सोचो। सर यूट्यूब स्टूडियो में जाके मोनेटाइजेशन ऑफ करना होगा तो एड्स रिमूव होगा। स्टूडियो में जाके ना, रुको, स्टूडियो में जाके नहीं दिख रहा है मेरे को, कहाँ से होता है ये?
पब्लिश्ड वीडियो। नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, इसमें पता टाइम वेस्ट होगा, तो थोड़ा सा ऐड देख लो यार। मुझे एक्चुअली मतलब इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कि मैं इन सब चीजों में थोड़ा सा कमजोर हूँ। एक काम करते हैं, मैं किसी से सीख के आऊंगा, फिर अपन वो करेंगे, है ना? अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। और बल्कि वो भी गायब हो गया, कहाँ थे हम लोग, समझ नहीं आ रहा। अरे यार, आपको मैं दिख रहा हूँ क्या? आपको मैं दिख रहा हूँ क्या? यार आपने छिड़वा दिया बिना बात। वो मैंने उस पर क्लिक किया तो चला ही गया वो। डैशबोर्ड कहाँ थे हम? अपन, आप दिख रहे हो? चलो, अब मेरा पेज ही उड़ गया मेरे को। मतलब आप मुझे देख पा रहे हो, पर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ अब तो बस। वैसे देखा जाए तो मैं मोबाइल में अब चैटिंग ऑन करता हूँ यार। क्या यार आपने छिड़वा दिया। कल में कोई नहीं सर, इतना बड़ा नहीं आता, 5 सेकंड का आता है, स्किप हो जाता है। ओके, अब मैं मोबाइल लेकर बैठा हूँ। कैसे आराम कर लोगो। अरे क्या बोलूं अब। चलो, अब कुछ मत बोलना ना। अब मेरे को, अब आप कुछ भी बोलोगे मेरे को मोबाइल उठा के देखना पड़ेगा, ठीक है? चलो। अच्छा, अब ध्यान से सुनना बात, आगे की बात। अब आगे की बात ध्यान से सुनना। हमने फेमा स्टार्ट किया, हमने फेमा स्टार्ट किया, और फेमा स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ? फेमा स्टार्ट करने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि हमने फेमा में डेफिनेशंस ली। सबसे पहले हमने क्या कि सर आपने मुझे पहचाना, डिसेंट क्यूबर यश? नहीं यार, नहीं पहचाना। तो अभी प्लीज मेरे को यार ये खत्म कर लेने दो मेरे को यार, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। क्या आप मुझे 2 मिनट दोगे, मैं वापस से ट्राई करूं क्या उसको ठीक करने का? कहाँ से था वो, मालूम नहीं भगवान। क्या ही हो गया ये, कैसे क्या हो गया। यार चलते रास्ते पंगे ले लिए यार, चलते रास्ते पंगे ले लिए। चलो, चलो ठीक है। तो आ, हाँ, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हमारा खत्म हो गया। फेमा के अंदर अपने पास आखिरी कोई चीज बची है? फेमा के अंदर अपने पास आखिरी फेया फेया नहीं है वे, फेमा है। क्या कर रहे हैं पम्मी भाई? फेमा के अंदर अब अपने आखिरी कोई चीज बची है, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है, अरे हंसो मत, मैं दिख रहा हूं ना? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या सीखा था हमने? कि कोई भी ऐसा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड, या कोई भी ऐसा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करता है जिससे अब्रोड में, या यूं कहें आउटसाइड इंडिया, उसके साथ क्या होता है? उसकी एसेट्स या लाइबिलिटी ऑल्टर होती है। एसेट्स या लाइबिलिटीज में ऑल्टरेशन होता है, या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। डेफिनेशन का पहला पार्ट ये था। सर आप बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करते हो, कॉन्फिडेंस मिलता है। अरे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मेरा तो टूट गया है, मिल ही नहीं रहा मेरे को, मेरा पेज गायब हो गया, भगवान कसम। इतना मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो, हम डेफिनेशन देख रहे हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? कि कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, और वो बंदा क्या कर रहा है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा है जिससे देश के बाहर उसकी कोई एसेट क्रिएट होती है, या फिर लाइबिलिटी क्रिएट होती है, या फिर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अगर ऐसा कुछ है तो ये अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा।
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। फिर सेकंड केस हमने देखा था कि अगर कोई बंदा पी आर ओ आई है और उसने क्या किया, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया, कहां किया, इंडिया में किया, इन इंडिया किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसकी इंडिया में कोई एसेट या लायबिलिटी में ऑल्ट्रेशन होता है, उसकी एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब इस डेफिनेशन को बड़ा ध्यान से देखो। अगर अपन बाहर जाकर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं यहां से बैठकर भी कि भाई अब्रोड में या तो हमारी संपत्ति बन जाए या संपत्ति बिक जाए, ऑल्ट्रेशन का मतलब कम होना है बढ़ना, कोई लाइबिलिटी बढ़ जाए यानी कि लोन ले लिए, या लाइबिलिटी कम हो जाए हमने कर्ज चुका दिया, ऑल्ट्रेशन, या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, हमने किसी की गारंटी दे दी तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, कल को उसने पैसा नहीं चुकाया तो हमें चुकाना पड़ेगा, तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। एंड वाइस वर्सा फॉर प्रोई। परोई, परोई कौन है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बंदा है और वो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करता है जिससे भारत में उसकी एसेट बढ़ जाए या कम हो जाए, संपत्ति या तो भारत में घर खरीद ले या भारत का घर उसके पास पहले से था उसे बेच दे, ऑल्ट्रेशन हुआ, या लाइबिलिटी बढ़ जाए या क्रिएट हो जाए, ऑल्ट्रेशन हो जाए, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक बात का ख्याल रखना, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी पीआरआई के लिए है, पीआरओआई के लिए नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बनता है, जो आपको तुक्के आते हैं ना ABCD वाले, तो अपन क्या करते हैं कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को ऐसे मान के चलते कि एक बार लिख दिया मतलब लाइबिलिटी के अंदर तो शामिल होगा ही नहीं, उसने ऊपर एक बार लिखा है तो नीचे भी लिख, पीआरआई के लिए लिखा है तो पीआरओआई के लिए भी लिख, नहीं लिखा है तो हम नहीं मानेंगे कि तू हमारे साथ है। तो अगर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वाले के लिए देख लो वापस से डेफिनेशन एक बार में देख लो, क्या उल्टा तो नहीं लिख रहा हूं मैं कहीं, रुको, डेफिनेशन इधर है, ये देखो आप डेफिनेशन देखना जरा। कैपिटल अकाउंट, एनी ट्रांस विच ऑल्टर्स एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में कोई पर्सन है, ये देखो जरा, ये लो बड़ा हो गया, ये देखो इतना बड़ा हो गया, कितना मजा आ रहा है। एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है कि मीन्स अ ट्रांजेक्शन विच ऑल्टर्स द एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पीआरआई के लिए तो है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, एंड इंक्लूड्स सेक्शन 6 के कुछ इसने कहानियां बताई हैं। तो सेक्शन 6 को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अब क्यों छोड़ें, अब तो पकड़ते हैं, लेकिन क्या इतना क्लियर है आपको? यस, ओके, चलो, तो ये आगे हो गया। और इसमें क्या बोला, इंक्लूड्स सेक्शन 6 में जो दिया है, एंड इट इंक्लूड्स सेक्शन 6 में जो दिया है। तो सेक्शन 6 में क्या दिया है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, देख लेते हैं। इसमें बोला है नंबर 1 कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 6 क्या कहता है, वो कहता है यार ये कुछ बातों का ख्याल रखना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। तो हमने पूछा कौन सी बात है कि साहब आप कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज सेल करते हो, ड्रॉ करते हो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, तो ऑथोराइज पर्सन से ही लो। तो नई बात कौन सी बोली, हमें पहले से पता है कि सेल और ड्रॉ, मैं सब मान के चल रहा हूं कि आप साथ साथ लिख रहे हैं, सेल और ड्रॉ फॉरेक्स, आपको पूरा फॉरेन एक्सचेंज लिखना है, फॉरेक्स टू और फ्रॉम, किससे ले रहे हैं भाई, एन ऑथोराइज पर्सन, एन ऑथोराइज्ड
पर्सन। ऑथोराइज पर्सन को अपन एपी बोलते हैं। ऑथोराइज पर्सन क्या होता है, अपन ने डेफिनेशन में देखा था ना कि सरकार से लाइसेंस लेकर बैठे रहते हैं कुर्सी डाल के कि लाओ हम आओ आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। तो ये अंडे का फंडा मतलब डॉलर लेकर आपको रुपीस दे देते हैं और रुपीस लेकर आपको डॉलर दे देते हैं। तो जब भी आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करना है तो ये ऑथोराइज पर्सन से ही लेना, किसी और से मत लेना। हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़ेंगे क्या, किसी और से लेंगे तो सरकार को तो हिसाब देना पड़ेगा। नंबर 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चू। इसमें देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबर 2 है और 3 नहीं है, 2 के बाद 2A है और 3 डिलीट कर दिया है। 2 बोलता है कि आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या तय करेगी, ऐसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट को खरीदने की बेचने की बात हो, डेट इंस्ट्रूमेंट, डिवेंचर्स वगैरह, ठीक है। उसके लिए कितना फॉरेक्स का लिमिट होगा, ये आरबीआई कंसल्टेशन विद सीजी तय करेगी, फॉरेक्स लिमिट। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, ये भी आरबीआई तय करेगी इन कंसल्टेशन विद सीजी। टर्म्स एंड कंडीशंस। नंबर 3 पॉइंट है ये 2A। 2A क्या कह रहा है, 2A इसका बिल्कुल रिवर्स कह रहा है। ये क्या था, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी, तो 2A कह रहा है सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। इन कंसल्टेशन विद आरबीआई अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करती है जो अदर देन डेट इंस्ट्रूमेंट हो, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट ये है तो फिर अदर देन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी, बॉन्ड वगैरह अदर देन डेट इंस्ट्रूमेंट है तो सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, और डेट इंस्ट्रूमेंट है तो आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी। बाकी सेम है, बाकी सेम है मतलब यहां पे भी क्या लिखना है, अदर देन डेट इंस्ट्रूमेंट। क्या तय करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करके, फॉरेक्स लिमिट, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय की जाएंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाएंगी। खत्म। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के पूरक हैं भाई। सबसे सेक्शन 6 के अंदर कुछ ये सब सेक्शन है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो कुछ पॉइंट्स अपन को देख लेने हैं। पहला बोल रहा है कि भाई साहब आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है, हाँ जी करना है ना, तो एक काम करो, जो भी पैसे आप लोगे ना या पैसे बेचोगे खरीदोगे यूएस डॉलर वगैरह, तो आप ऑथराइज पर्सन से करना। अरे यार कहने की बात है क्या यार, उसी से करेंगे ना यार। अच्छा, सेकंड कि अगर डेट इंस्ट्रूमेंट को लेकर कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदना है या बेचना है, हाँ, तो आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करेगी कि फॉरेक्स की लिमिट क्या होगी और उसके संबंध में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। लेकिन डेट के अलावा और कोई सिक्योरिटी की बात होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई तय करेगी कि इसकी फॉरेक्स लिमिट क्या होगी और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। रूल इसके बाद आता है सबसेक्शन 3 जो इंस्टीट्यूट ने फेमा में डिलीट कर दिया। नंबर 4 एंड 5 एक जैसे हैं। 4 क्या है, पहले सुन लो कि पहले मान लो कि पहले आप देश के बाहर रहते थे, जैसे सनी लियोनी है। सनी लियोनी पहले कहां रहती थी, देश के बाहर रहती थी, यानी तब वो क्या थी, PROI थी। वहां पर उसने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारी संपत्तियां अर्न की उसने। सब कुछ अर्न करने के बाद यहां पर जब वो आई, बिग बॉस में आई, फिर फिल्मों में आई, फिल्मों में आने के बाद वो भारत की होकर रह गई। तो पहले अर्लियर शी वॉज PROI और उसको उधर बहुत सारी एसेट्स थी, और अब वो PRI हो गई है, तो अब वो वहां की एसेट्स को यहां पे ला सकती है ना। बस पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है। और पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि पहले कोई यहां का PRI था, अभी PROI हो चुका है,
तो जब वो पीआरआई था तो उसने यहां पे बंगले एसेट्स वगैरह जो भी बनाई है वो अगर देश के बाहर ले जा, बिल्कुल ले जा सकता है। लेकिन सर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे लेके जाएगा? अरे यार बेच के पैसे लेके जाएगा, दिमाग लगाना है अपन को। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 एकदम एक दूसरे के संपूरक हैं, एक जैसे हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, अर्लियर पीआरओआई अर्लियर पीआरओआई नाउ पीआरआई। तो क्या करेगा भाई? तो क्या करेगी सन्नी, क्या करेगी? अपनी सारी अगर वो चाहे तो वहां के एसेट को रखे, चाहे तो बेचे, होल्ड करे, बेचे, उसकी इच्छा जो करे, सरकार ने उसको छूट दी है। सोल्ड फॉरेन, सोल्ड और होल्ड, रखना है रखो, बेचना है बेचो। सोल्ड फॉरेन एसेट्स, और कहां लेकर आ जाए पैसा? इंडिया लेकर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अपन खुश हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 5, इसका वाइस वर्सा, अर्लियर क्या था? पीआरआई था, नाउ पीआरओआई है, तो सोल्ड इंडियन एसेट्स। सोल्ड और होल्ड, देखो मैं सोल्ड इसलिए लिख रहा हूं ताकि अपन पैसे का आता जाता दिखता है ना तो अपन को थोड़ा मजा आता है, और कुछ नहीं है। तो वो मजे बस लेते रहो, पैसे में तो मजा आता है ना, पैसे ना हो तो जिंदगी में कोई मजा नहीं आता। सोल्ड इंडियन एसेट, और पैसे को कहां ले जाए? आउटसाइड इंडिया। तो देखो पहला ट्रांजैक्शन था एपी वाला, दूसरे दोनों ट्रांजैक्शन क्या था कि अगर डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी तय करे फॉरेक्स और टर्म्स एंड कंडीशन, और अगर अदर देन डेट सिक्योरिटीज है, अदर सिक्योरिटीज है, तो सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई वो तय करे फॉरेक्स लिमिट्स कितनी होगी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी। पॉइंट नंबर 3 डिलीट हो गया। 4 5 क्या कह रहा है कि बाहर था अब इधर आ रहा है तो लाने दो, यहां था अब उधर बाहर जा रहा है तो ले जाने दो। और एक एक और ट्रांजैक्शन है, 6 है कुल 7, लेकिन 7वें में सिर्फ डेफिनेशन दी है तो उसको छोड़ देते हैं कि आरबीआई चाहे तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आरबीआई कह दो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, नियम बना सकती है, टर्म्स बना सकती है, कंडीशन बना सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, प्रोहिबिशन लगा सकती है, आरबीआई के हाथ में है। किस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है? पीआरओआई पर। किस चीज के लिए? कि यहां पर ब्रांच होगी, उस वो हमारे नियमों के हिसाब से आप बनाओ। कोई ब्रांच या कोई ऑफिस वगैरह खोलना चाहते हो या फिर एजेंसी डालना चाहते हो तो एक बार हमारी अप्रूवल ले लो। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, क्या टिपिकल है क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकर सेक्शन 6 में जो बताया है वहां पे क्या बोला था? देखो मैं वापस आता हूं, मैं सब मान के, मैं कैसे पता चलेगा आपने लिख लिया? आप अंगूठा दो, मैं मोबाइल पे हूं, जो लोग अंगूठा देंगे मैं मान लूंगा कि उन लोगों ने लिख लिया है। आप अंगूठा दीजिए प्लीज। अंगूठा दीजिए। लिख चुके हैं इंद्रजीत? डन, ओके, चलिए। चलो जी, जो नहीं लिखे हैं वो फोटो खींच लो। वैसे मैं बहुत आराम आराम से लिखवा रहा हूं आज आपको, तो आई गेस लिख लिया होगा आपने। यहां देखते हैं। इसमें नहीं है ना, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। फेमा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन यार ये गंदी हो गई है, कहाँ गया ये? रुको, इससे करते क्लीन। इसमें क्या बोला है कि एंड इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शंस रेफर टू इन सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या, ये 3 हटा देना चाहो तो ये सेक्शन 6 के अंदर क्या था? अब अपन ने यहां पर ये देखा, सेक्शन 6 में ये चीजें हैं। टफ है क्या यार? आसान सा है ना? सब आसान है, सब आसान है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि भाई साहब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में भी 2 शेड्यूल्स दिए हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकर भी रूल्स हैं। जैसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकर रूल्स था ना, तो ऐसे ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकर भी रूल हैं। ध्यान से सुनो। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन
एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। मैं सब मान के चल रहा हूं कि आप साथ साथ लिख रहे हो। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, आप पूरा लिखना, रूल्स 2000। जैसे जैसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स था, यहां कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स हैं। यहां दो शेड्यूल दे रखी हैं। शेड्यूल 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 दिया है फॉर पीआरआई। और क्या बोला है शेड्यूल 1 में, परमिशिबल ट्रांजैक्शंस हैं। शेड्यूल 1 में क्या बोला है, परमिशिबल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, परमिशिबल ट्रांजैक्शंस, यानी कि किसी की अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है। परमिशिबल ट्रांजैक्शंस है, यानी कि किसी की अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचो, शेड्यूल 2 पता है इसका क्या होगा? शेड्यूल 2 होगा फॉर पीआरओआई। शेड्यूल 2 क्या होगा इसका? फॉर पीआरओआई, परमिशिबल ट्रांजैक्शन। मतलब भारत के बाहर बंदा बैठा है और उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना, खुले आम कर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है तुझे। और पीआरआई, तू भी चढ़ जा साला उधर जाके, और तेरे को जो ट्रांजैक्शन करना है कर ले, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जब किसी से पूछने और अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो क्या इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन पूछेगा? आप सोचो। अब मैं जो कहने वाला था, अब आपसे कह दूं क्या? कह दूं तुम्हें, या चुप रहूं, दिल में मेरे अभी क्या है? कह दूं या चुप? चलो थोड़ी देर और चुप रहता हूं, थोड़ी देर और चुप रहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 2 शेड्यूल खत्म करने के बाद मैं आपसे करूंगा। शेड्यूल 1 कह रहा है पीआरआई, पीआरआई। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, पूरे बैलेंस शीट वाले ट्रांजेक्शन यहां आएंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनो, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे एसेट बन रही है, जिससे लाइबिलिटी बन रही है, जिससे एसेट कम हो रही है, जिससे लाइबिलिटी कम हो रही है, जिससे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, बन रही है, तो ऐसे ही ट्रांजैक्शंस आएंगे। यानी कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या होगा, बैलेंस शीट याद रख लो, खत्म। अरे भाई बैलेंस शीट याद रख लेंगे तो खत्म हो जाएगा ना। कुछ बच्चों को पहले ही कह चुके हो सर। हाँ, एक्चुअली क्या था कि कुछ बच्चों से ऐसी ही चर्चा हो गई थी मेरी, लाइक ऐसा जैसे आपसे भी कभी बात हो जाती है ना, तो बातों बातों में कुछ बातें हो जाती हैं, तो वो हो गई, तो वो बात मैंने कर दी, तो फिर इसलिए ये तो कुछ, अब क्या बोलूं, अब ठीक है, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी क्या, कभी क्या, कुछ 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 बात होता है। चलो, तो बड़े परमिशिबल ट्रांजैक्शन, बड़े आगे अंगूठा दे दो, लिखवाऊं? मैं सब मान के चलो हम साथ साथ लिख रहे हैं, क्योंकि अब मैं आपको बहुत बड़ा नहीं देख पा रहा हूं, मैं आपको बहुत छोटा देख पा रहा हूं। पहले मैं आपको बड़ा देखता था सिस्टम पे, आपने पंगे करवा दिए मिला मुझे। ठीक है, चलो नंबर 1, बस ये जहन में, दिमाग में क्या रखना है कि आप बैलेंस शीट के ट्रांजैक्शंस लिख रहे हो और कुछ नहीं लिख रहे हो। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, मैं मान के चल रहा हूं आप साथ साथ लिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, नंबर 2, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी, पैसा भेज रहे हो, इंपोर्ट मंगा रहे हो या भेज रहे हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी, नंबर 3, फॉरेन करेंसी कैश रेमिटेंस, ये बात वही हो गई। एक्वायर, वहां खरीद रहे हो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्वायर या ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
अच्छा, यहां पर मैं इसके पीछे पीछे क्या लिख देता हूं, आउटसाइड इंडिया। यहां पे फॉरेन सिक्योरिटी लिखी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आउटसाइड इंडिया। नंबर 4, फॉरेन करेंसी अकाउंट आप खोलकर बैठे हो, फॉरेन करेंसी अकाउंट आप खोलकर बैठे हो, आप बिल्कुल खोल सकते हो, ये ट्रांजैक्शन परमिशिबल ट्रांजैक्शन है। फॉरेन करेंसी अकाउंट मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले आपको कि आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है तो उस अकाउंट से कर सकते हो, बहुत बढ़िया। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, यानी कि ये एसेट है, लोन गिवन, ये एसेट साइड वाला लोन है ना, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन आउटसाइड इंडिया। नंबर 6, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया आपने देश के बाहर, बहुत बढ़िया, इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन, इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। नंबर 7, गारंटी गिवन आउटसाइड इंडिया, ये अपने चक्की में हाथ देने वाली बात है, जबरदस्ती गारंटी देके फंस रहे हो, बट फंसो आउटसाइड इंडिया। नंबर 8, और क्या हो सकता था, लोन लिया, लोन दिया है तो लोन लिया भी होगा, रेज्ड लोन, रेज्ड लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये 7 8 9 ट्रांजेक्शन हैं, शेड्यूल 1 में दिए हैं, और शेड्यूल 1 में बोला है कि ऐसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, ये ऐसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है जो परमिशिबल है, इससे इसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है तो इंस्टीट्यूट आपसे नहीं पूछने वाला है, बस यही बात थी और कुछ नहीं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का शेड्यूल 1 क्या कहता है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, वो देश के बाहर कोई एसेट लाइबिलिटी क्रिएट करता है या कम करता है या आपकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्रिएट करता है, तो आपको ये पर्टिकुलर कुछ वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूं बचा क्या, सभी तो हो गया। जैसे ही आप लिख लेंगे, आप अंगूठा नहीं, आपको लिखना है ओके, आपको क्या लिखना होगा, ओके। तो मैं ऐसा मान लूंगा कि आपके ओके का मतलब हो गया कि आप लिख चुके हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम शेड्यूल 2 की तरफ चलेंगे। शेड्यूल 2 क्या है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, भारत में, भारत में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा है जिससे उसकी एसेट क्रिएट होती है या एसेट कम होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है या लाइबिलिटी कम होती है, रिड्यूस होती है। इसमें कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना, परोई के लिए, हमारे लिए था, उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो वो कौन से ट्रांजैक्शन होंगे तो वो भी हम लिमिट अभी बता देंगे। ओके ओके, डन डन डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अब अपन करते हैं शेड्यूल 2 का आगाज। शेड्यूल 2 लिखते हैं, मैं सब मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ लिख लेंगे। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 क्या बोलती है, अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, हमारे लिए जो बाहर ट्रांजैक्शन थे वही बाहर वाले के लिए अंदर ट्रांजैक्शन होंगे, कहानी तो वही बनेगी, यानी कि बिल्कुल इसका विपरीत चलेगा। नंबर 1, साथ साथ लिखते चले, एनी इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया, एनी इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया। अब आपने चाहे वो फॉर एनी सिक्योरिटीज के लिए किया हो, या फिर डेरिवेटिव्स के लिए किया हो, डेरिवेटिव्स के लिए किया हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या बोल रहा है, एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट इन पीआरआई, वहां से यहां पर हमारी कंपनी में डिपॉजिट किया उसने, एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट, एनी डिपॉजिट्स बाय पीआरआई, पीआरओआई,
इन पीआरआई। नंबर 3, भारत में आके डिपॉजिट्स कर रहे हैं इन इंडिया, ठीक है। एनी कैश रेमिटेंस, एनी कैश रेमिटेंस। नंबर 4, बिल्कुल वहां के विपरीत ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, एक्वायर, एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। नंबर 5, साथ साथ लिख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं। नंबर 5, फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, बिल्कुल वही चल रहा है, फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। नंबर 6, फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। नंबर 6, एनी लोन रेज्ड फ्रॉम इंडिया। अब वो वहां लोन कर रहे थे, हम यहां लोन कर, पर यहां लोन कर रहा है। एनी लोन रेज्ड फ्रॉम इंडिया, एनी लोन रेज्ड फ्रॉम इंडिया। 7, रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट, रेमिटेंस from capital assets. Number 8, undertake derivative contracts। ठीक है यार, लिख तो दिया अपन ने, गारंटी गिवन इन इंडिया। ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन आप आगे बढ़ाते हैं अपन। तो ये आपको कुछ ऐसे, आपको क्या करना है इस बार थम्स अप देना है कि आपने लिख लिया। मतलब क्या इनको आपको तैयार करना है? बिल्कुल तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस एक नजर मार के चले जाना। 4-4 ट्रांजैक्शन दोनों साइड के बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, ना पूछे जाएंगे, ना पूछे जाने चाहिए। इतना मतलब आपका इतना लेवल भी नहीं है कि आपसे टफ पूछा जाए, लेकिन आपका इतना गंदा लेवल भी नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए। यार आप बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे हो, आपसे ये सब क्यों पूछेंगे? ठीक है, अब बहुत बढ़िया, अंगूठे मिल गए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप लिख चुके हैं। शेड्यूल 2 खत्म होने के बाद, शेड्यूल 2 खत्म होने के बाद ये रूल्स कहते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस हैं। प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब ध्यान से सुनना, कुछ अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं। ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए क्या बोला है कि भाई साहब कुल 4-5 ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो प्रोहिबिटेड होंगे। जो क्या होंगे? प्रोहिबिटेड होंगे। प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। प्रोहिबिटेड मतलब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें प्रोहिबिटेड में सबसे पहले बोला कि पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ प्रोविजन है, तो यस, क्या है कि उनको बोला कि आपकी लिमिट जो है 2,50,000 यूएस डॉलर तक है। इसको एक्सीड करोगे प्रोहिबिशन है, इससे ज्यादा जाओगे तो प्रोहिबिशन है, बात खत्म। अब बोला पीआरओआई के लिए क्या प्रोहिबिशंस है, तो पीआरओआई के लिए प्रोहिबिशंस देखो। नंबर 2, पीआरओआई के लिए प्रोहिबिशंस। पीआरओआई के लिए क्या प्रोहिबिशंस हैं? पीआरओआई के लिए प्रोहिबिशंस हैं कि भाई साहब आप क्या कर सकते हो, आपको इन्वेस्टमेंट में, प्रोहिबिट्स टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। दिलीप कुमार जी ये डिलीट कर दीजिए, गारंटी में दिक्कत आ रहा है ना, डिलीट कर दीजिए। फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया।
पीआरओआई क्या है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को, भाई प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में बोला कि यार $2.5 लाख तक अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जैसे ही जाओगे तो आरबीआई ने मना कर दिया, नहीं इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते अगर आप एक पीआरआई हैं। यानी कि यहां से पैसा ज्यादा बाहर नहीं भेजना है, लेकिन वहां से जितना मर्जी आए। लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या किया है सरकार ने? सरकार बड़ी चालाक है, चलकट्टी है कि भाई अपने यहां से पैसा ज्यादा बाहर ना जाए, लेकिन बाहर से पैसा आने दो। पीआरओआई इन्वेस्टमेंट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, किस किस में इन्वेस्टमेंट करने से मना किया? तो सबसे पहला चिट फंड में, इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड, इन द बिजनेस ऑफ, इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड। पेन चलने में तंग करने लगा। बिजनेस, देखो ध्यान से सुना, चिट फंड के लिए पहले तो सरकार ने कर दिया प्रोहिबिट कि भाई तुम ये नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, करना ही नहीं है। तुम यहां आओगे और पैसे अनाप शनाप कमाते हैं चिट फंड वाले, सट्टा है एक तरह से। तो अनाप शनाप कमाते हैं तो तुम 2 साल 3 साल में जितना लगाओगे उससे ज्यादा तो पैसा बाहर लेके जाओगे, तो यहां से तो पैसा बाहर जाने लगेगा। तो नहीं नहीं भैया नहीं, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन राज्य सरकार ने क्या बोला? स्टेट गवर्नमेंट अड़ गई। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि जितना भी कमाएंगे टैक्स तो ये राज्य सरकार को देके जाएंगे। अरे भाई जितना पैसा भी कमाएंगे राज्य सरकार को देके जाएंगे, पर केंद्र ने बोला कि अरे देश के बाहर पैसा ले जा रहे हैं। राज्य सरकार कह रही है हमें तो टैक्स मिल रहा है ना। तो केंद्र कह रही है अरे देश कमजोर हो रहा है ना। तो राज्य सरकार ने बोला एक काम करते हैं, इनसे टैक्स तो ले लेते हैं पर इनको देश के बाहर पैसा ले जाने से रोक लेते हैं। केंद्र ने बोला ये बात भी सही है, ठीक है। तो चिट फंड में पहली बात तो प्रोहिबिशन डाल दिया कि भाई साहब आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। अगर करना है, अगर एसजी अलाउ करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करती है, अलाउज देम, तो किस तरह का इनको अलाउ करेंगे? ओनली, अरे ओलीग आ गया, ओनली ऑन नॉन repatriation basis। रिपाट्रिएशन बेसिस का मतलब क्या है कि तुम यहां आ जाओ, इन्वेस्टमेंट कर लो, तुम लाखों करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन यहीं खर्च करो। इस पैसे को, चिट फंड से कमाया हुआ 1 रुपया भी तुम यहां से बाहर नहीं ले जा सकते हो। अदरवाइज प्रोहिबिशन का पालन करो, नंबर 1। नंबर 2 बोला निधि कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नंबर 3 बोला कि किसानों की पहले ही हालत यहां पे मरी हुई है, तुम ऊपर से आकर कंपटीशन, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल स्लैश प्लांटेशन, यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नंबर 4 ट्रेडिंग इन टीडीआर, टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी कि टीडीआर में भी आप, भाई कुछ लोग, देयर इज नॉट सफिशिएंट डिस्क स्पेस टू कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। अरे ये क्या हुआ? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हेलो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप। चलो जी रिकॉर्डिंग बंद हो गई लेक्चर की, बट मैं आपको लाइव तो दिख रहा हूं बॉस, मैं आपको लाइव तो दिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं दिख रहा हूं कि नहीं। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट ये बात में अब डिस्कस करेंगे क्या होता है। नंबर 5, 5वां पॉइंट लिख लो, रियल एस्टेट बिजनेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पूरे इसमें इंपॉर्टेंट यही है आपका रियल एस्टेट बिजनेस।
रियल स्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर क्या बोला है? रियल एस्टेट बिजनेस आप समझते हो ना? रियल एस्टेट बिजनेस में भी पीआरओआई जो है इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया कि पीआरओआई तुम रियल एस्टेट बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करो। कहां कहां मना कर दिया? टीडीआर के अंदर मना कर दिया, एग्रीकल्चर में मना कर दिया, निधि कंपनी में मना कर दिया, चिट फंड में मना कर दिया, लेकिन एक शर्त पे अलाउ किया कि तुम कर लो लेकिन कमाकर पैसा बाहर नहीं ले जा सकते हो। और रियल एस्टेट बिजनेस आपको पता है इंफ्रा वगैरह जो होता है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। मतलब रियल एस्टेट बिजनेस में कुछ एरियाज में अलाउ किया है इन्वेस्टमेंट को, तो किस किस एरिया में अलाउ कर दिया इन्वेस्टमेंट को? पहला, ध्यान से सुनना, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स, रियल एस्टेट एक्सेप्ट लिख दूं मैं यहां पे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। भाई रियल एस्टेट बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, पीआरओआई प्रोहिबिटेड हो, एक्सेप्ट यानी इनमें कर सकते हो। अगर आप टाउनशिप्स यहां पे डेवलपमेंट करना चाहते हो बिल्कुल आप करो। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रीमाइसेस। नंबर 3, रोड्स ब्रिजेस, रोड्स स्लैश ब्रिजेस, रोड्स स्लैश ब्रिजेस। एक बात बताओ, बचा क्या? अरे बचा क्या? भाई वो लोग पीआरओआई यहां पे टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, यहां पर कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह बनाने में, सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, तो कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो आधारभूत सुविधाएं है ना उसमें से मना कर दिया, रेलवे लाइन ये वो, तो मतलब नौटंकी फालतू की यार। और एक जगह और इन्होंने अलाउ किया, REITs, REITs, रीट्स, रीट्स क्या है? रियल एस्टेट एस्टेट, REI इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये 4 नाम आपको रटना है, याद रखना है कि यहां यहां ये कर सकते हैं। ये रीट्स क्या होता है? रीट्स को रेगुलेट करती है सेबी। जैसे म्यूचुअल फंड समझते हैं ना, जैसे मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड होता क्या है कि अलग 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 कंपनी में एक एक संस्था होती है, वो सारे शेयर अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, उसका एक मिक्सचर बना लेती है, और उस मिक्सचर में से आप कहते हो मेरे को 100 ग्राम दे दो, तो आप 100 ग्राम लेके आ जाते हो। आपकी जेब में इतना पैसा नहीं कि आप सारे तरह के नमकीन खरीदो। आप क्या करोगे कि भैया थोड़ा सा ये भी डाल दो, थोड़ा सा ये भी डाल दो, थोड़ा सा ये भी डाल दो, सबका मजा आ जाए, तो उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो रियल एस्टेट का जो म्यूचुअल फंड होता है उसे रीट्स कहते हैं, और ये भी सेबी इस पे नजर रखती है, मतलब एक तरह का म्यूचुअल फंड है यार। अगर इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उन्होंने बोल दिया कि देख लो आप, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन दिया उन्होंने। चलो अच्छा, अब देखो, अच्छा इतना क्लियर है कि तो अंगूठा दे दो मुझे जरा प्लीज, जल्दी फटाफट। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे। ये 5 तरह के प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन क्या है? चिट फंड में हो गया, निधि कंपनी हो गया, टीडीआर हो गया, एग्रीकल्चर प्लांटेशन हो गया। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स हो गया, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, रेसिडेंशियल या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो गए, रीट्स हो गया, तो यहां पर अलाउ कर दिया गया है, हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी बात थी। देखो अब तीसरी बात, तीसरी बात क्या कह रहा है कि अगर एक पीआरआई है, कोई पीआरआई है, वो
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता किसके साथ? कोरिया के साथ। कोरिया का कोई बंदा, कोई कंपनी वगैरह है ना, नहीं कर सकता। नंबर 4 क्या कह रहा है? कोई पीआरआई है जिसने कैट कर रखा है, एग्जिस्ट कर रहा है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पहले से कर रखा है, अभी तक है, तो क्या करो? उसको फिनिश करो 180 दिनों के अंदर, जो इसके नोटिफिकेशन की डेट है, जो कि निकल चुकी है, यानी कि अभी काम का नहीं है, ये जिसके पास था ये बंद कर चुके होंगे। तो पीआरआई शैल क्लोज सच ट्रांजैक्शन विद कोरिया वाला। ये पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है, अगर इतना समझ में आता है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज ओवर, योर फेमा इज ओवर। ये आखिरी लाइन है जो हमने लिखी है आपके फेमा चैप्टर से, खत्म हो गया फेमा। बताओ, फेमा खत्म हो गया जी आपका। थोड़ा सा, इतना सा मैंने बोला था ना, थोड़ा सा बचा है, तो ये बचा हुआ पोर्शन था। अब ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना, ये इसके नोट्स मैंने आपको देने बकाया है बस, बाकी सबके नोट्स आपको दे चुका हूं। सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का जो पोर्शन अपन ने आज लिखा है, ये इसलिए पूरा लिखा है क्योंकि इसके कागज मैंने आपको नहीं दिए हैं, तो इसके कागज बस देना बाकी है। इसके पहले के सारे कागज आप तक पहुंच चुके हैं, बराबर है क्या? अच्छा, अब सुनिए काम की बात। अब करते हैं काम की बात। काम की बात कैसा लग रहा है अभिलाष? अब इजी लग रहा है? अरे वाह। काम की बात यह है कि हमने डेफिनेशन पार्ट पढ़ा, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है। हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है। हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन 1% चांसेस है, पूछा जाए ना पूछा जाए मालूम नहीं। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा फेमा कल ही खत्म हो गया था? तो यस, इसलिए मैंने कल ही क्वेश्चन करा दिए थे। लेकिन कल अगर मैं आपको ये डिस्क्लोज करता कि यार कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बचे हैं पर पूछे नहीं जाते, अपन छोड़ देते हैं उनको, तो आपको अंदर से डर रहता। और एक छोटा सा डर होता है ना कि यार हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन छोड़ दिया, कहीं वहीं से आ गया तो पता नहीं क्या होगा, वहीं से आ गया तो पता नहीं क्या हो गया, तो पता कर लो ये है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब बताओ, अब डरने की जरूरत तो नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको छोड़ के जाना है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट क्या है, मजे लेने पे आती है तो पूरे लेती है। ये 1% अगर आ गया तो बन के तो 100% ही आएगा, और अगर आ गया तो क्या ही पूछेंगे, सोचो आप। कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन पूछ लेंगे, परमिशिबल ट्रांजैक्शन तो नहीं पूछने वाले कि बताओ कौन कौन से परमिशिबल है। अरे खींच के फेंक देंगे, साला बैलेंस शीट तो उतारनी है। कौन से प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है ये जरूर पूछा जा सकता है, अगर इंस्टीट्यूट की बुद्धि ऐसी हिल रही है। लेकिन ऐसे हिलने नहीं चाहिए, अक्कल होनी चाहिए कि यार पूछें तो कोई कायदे की चीज, और कायदे में फायदा, और कायदा किधर, कायदा है उधर, किधर किधर, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में पूरा का पूरा कायदा नंबर उधर ही मिलने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक क्वेश्चन आएगा आपको डेफिनेशन पर, तय है। एक क्वेश्चन आएगा आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के, जो हमने आंसर छापना सीखा था, ये तय है। और अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव यहां से भी हो सकता है, EEFC RFC के ऊपर भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। मेरे एंड पे तो मैंने चैप्टर अच्छे से खत्म करा दिया। क्या चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म नहीं हुआ है फेमा? छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, स्कोरिंग सा। कितने लोग को लग रहा है कि अच्छे से निपट गया?
आंसर करना है आपको। बहुत बढ़िया से हो गया, अरे वाह। बहुत अच्छे से हो गया। तो अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि आपके अदर ऑडिट का नया चैप्टर खत्म हुआ है, यानी कि इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस आप पिछली बार एग्जाम देकर आए थे। तो अगर 15 नंबर का पूछा गया हो तो 5 नंबर तो ले आए होंगे, 5 और ले लेंगे अपन, 10, 15 में से यहां से 10 से 12, मतलब ये मान के चलो कि लगभग 22 टू 25 मार्क्स अपन को, 22 टू 25 मार्क्स की तैयारी अपन को अदर लॉ से करनी है। लॉटरी है, 3 ही चैप्टर हैं और एक हमारा तैयार हुआ, और हमने पूरी पुरजोर कोशिश की है कि तैयार ऐसे करो, हमने पुरजोर कोशिश की है कि तैयार ऐसे करो कि इंस्टीट्यूट को लगना चाहिए कि नंबर काटूं तो कहां से। तो अगर अपन फेमा की बात करें तो फेमा बहुत अच्छे से हुआ है। डेफिनेशन भी हमने बाल की, देखो इतना आसान भी नहीं था, अभी इजी लग रहा है। याद है पहले दिन आपके क्या हाल थे? पहले दिन एक किसी का कोई क्वेश्चन सही नहीं हो रहा था। मेरे समझाने के बाद सेकंड क्वेश्चन फिर गलत किया आपने, थर्ड क्वेश्चन फिर गलत किया, अगले दिन राणा जी बन के आए, अगला क्वेश्चन लिया फिर गलत हुआ, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का एक क्वेश्चन दिया, सबका गलत हुआ। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, आपने सीखना नहीं छोड़ा, और मैं तो पीछे पड़ा ही रहता हूं। और फिर हमने देखा कि नहीं यार इतना भी टफ नहीं है। बस अपन को एक चीज, अपन ने क्या चीज सीखी इस चैप्टर के अंदर, कि दिमाग नहीं लगाना है, डेफिनेशन लगाना है। और जिस जिस समय से आपने डेफिनेशन लगाना शुरू किया ना, वहां पर ये क्वेश्चन, ये चैप्टर, ये पूरा आपका हो गया। तो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। अब हम लोग का अगला जो अच्छा, अब कल मैं आराम करना चाहता हूं, कल मैं करना चाहता हूं आराम। कल मैं आराम करना चाहता हूं, कल की छुट्टी ले ले। थैंक यू नीतू जी, आपने बहुत इजी बना दिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ अरे लाइक करके जाना है यार, पता है लाइक नहीं मिलते मेरे को, बाकी सब फैकल्टीज को मिलते हैं, मुझे ही नहीं देता कोई लाइक, तो आप दे के जाना ना। कल मैं आराम करना चाहता हूं, तो कल जो है मैंने बाकी क्लासेस को भी छुट्टी रखी है, तो कल की अपनी भी क्लास की छुट्टी रखते हैं। और अगर देखो उसके पीछे रीजन, मैं आपका कल सेशन लेना चाहता था, लेकिन कल जैसे ही मैं कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, तो फेमा के ये जो आखिरी पोर्शन है इसके नोट्स बनना रह जाएंगे। तो आई जस्ट वांट क्या कि मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ताकि कल मैं आपको ये बचे हुए सेशन के कागज आपको पकड़ा दूं, ताकि आप उसमें से गो थ्रू कर लें। याद तो यहां से हो जाएगा जो मैंने आपको लिखवाया है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कल की छुट्टी, नया चैप्टर कुछ स्टार्ट नहीं करते, मंडे को सेम टाइम हम सेम टाइम सेम जगह, मंडे वाले दिन हम लोग इधर ही मिलेंगे, इधर ही मिलेंगे। तो क्या अब मैं आपसे इजाजत ले लूं, छुट्टी? फर्स्ट टाइम लॉ इजी लग रहा है सर, थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अभिलाष, यस सर, टेक रेस्ट एंड एंजॉय। एंजॉय तो तुम करो यार, फटाफट फटाफट स्कोर लाओ, मजा आएगा बहुत, है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम सोमवार को। जय श्री कृष्ण जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपने लाइक कर दिया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बाय।